तो आज हम करने जा रहे हैं समाजशास्त्र के पहले यूनिट की शुरुआत। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, समाजशास्त्र क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इन सब का आंसर एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, सिर्फ थोड़े से बदलाव करने के बाद। तो इसकी उत्पत्ति को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में समझने के लिए, एक विषय के रूप में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझने के लिए कुछ कारक हैं, कुछ कारण हैं। क्या है? कुछ कारक, कारण, सब एक ही मतलब है। मतलब कुछ चीजें, कुछ घटनाएं हुई जिसके वजह से समाजशास्त्र को अध्ययन में लाना पड़ा। तो इसको एक विषय के रूप में इसके एक विषय के रूप में उत्पत्ति को समझने के लिए हम कुछ कारकों को समझेंगे। और इस समझने के लिए, और ये जो कारक है, इसका सीधा संबंध दो महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ है। तो वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है? फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये तो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसके वजह से समाजशास्त्र अपने अस्तित्व में आया। जिसके वजह यही दो कारण हैं, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति, जिसके वजह से समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लाया गया। तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्रांस की क्रांति। तो ये जो फ्रांस की क्रांति है 1798 ईस्वी में हुई थी, आसपास 1798 ईस्वी के आसपास। तो ये जो फ्रांस की क्रांति, इस क्रांति का क्या रिजल्ट निकला? इस क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र का अंत किया। निरंकुश राजतंत्र, निर्दयी राजतंत्र, राजा का शासन था फ्रांस में उस समय, उसके पहले, इस क्रांति के पहले। तो उस राजतंत्र का अंत किया इस क्रांति ने। और यह क्रांति जो हुई थी, ये ज्ञानोदय काल में हुई। ज्ञानोदय काल, किस काल में? ज्ञानोदय काल। सही बोलो, फिर से बोलो, ज्ञानोदय काल। ज्ञानोदय का मतलब होता है ज्ञान का उदय, ज्ञान आया। और इसे तर्क काल भी कहा जाता है। तो तर्क काल मतलब तर्कवाद। तो यह जो क्रांति है, ये ज्ञानोदय काल या तर्क के काल की देन है। इसका मतलब उस समय के लोगों में ज्ञान और तर्क करने की क्षमता आ गई थी। व्यक्ति समझने लगा था कि कोई भी चीज जो अस्तित्व में है, उसे हमें कारण के द्वारा समझना होगा। हमें कोई भी चीज आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेनी है। इस इसने इस इसने जो है, इस क्रांति के ने व्यक्ति को विवेकशील क्या बना दिया? विवेकशील बना दिया व्यक्ति को अपना सोच होने लगा, अपनी अपनी उन्हें समझ होने लगी, और उन्हें आलोचनात्मक भी बना दिया। यानी वो किसी पर भी ऐसे ही विश्वास नहीं करने लगे। कोई भी खराब चीज होती है समाज में मान लो कि अचानक, जैसे आप देखे होंगे आसपास के लोगों को, वो लोग कभी कभी नेताओं के बारे में कि हाँ ये सही काम नहीं कर रहा है, हाँ मुखिया लोग सही से काम नहीं कर रहा है, हाँ मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा, पुलिस सही से काम नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल में सही से काम नहीं हो रहा है, तो सड़क अच्छे से नहीं बन रहा। तो ये सब क्या है? ये सब आलोचनात्मक व्यक्ति क्या हो गए? आलोचनात्मक बन गए थे उस समय। इसीलिए ना निरंकुश राजतंत्र का अंत हो सका। नहीं तो राजतंत्र तो तब भी टिका रहता है। क्यों? राजतंत्र में जो राजा बोलेगा उसे ही हम विश्वास करेंगे। लेकिन जैसे ही व्यक्ति को विवेकशील उसमें विवेक आया, उन्हें आलोचना करने का अभ्यास लगा कि नहीं भाई, आलोचना करनी चाहिए हमें, इससे हमें सही चीज की पता चलता है। तो इन सब कारणों के कारण निरंकुश शासन का अंत हुआ। तो व्यक्ति को समझ हो गया। सामाजिक और नैतिक मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं जैसे रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, छोटे छोटे लोगों को
मंदिर में नहीं जाना है, छोटे लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है, उसके बाद नैतिक मान्यता है, नहीं नहीं बहुत सारी तरह की मान्यताएं, अंधविश्वास। तो ये सब जो अंधविश्वास मान्यताएं, इन सबको अब धर्म वैधानिक या पुण्य नहीं माना जाने लगा। तो पुण्य मतलब अब जो सामाजिक और नैतिक मान्यता है उसको पुण्य नहीं माना जाता था उसी समय से। क्यों? लोगों में समझ आ गया कि भाई क्यों नहीं पढ़ सकते, वो भी आदमी हम भी आदमी, उसमें भी वही, वो भी उसी तरह से आया है दुनिया में जिस तरह हम आए हैं। फिर भी ये तो इसलिए लोगों में जैसे ये समझ आया तभी ये क्रांति हुई, और तभी ये जो सामाजिक और नैतिक मान्यताएं ये पुण्य नहीं माना जाने लगा। और ये धर्म वैधानिक का मतलब होता है धर्म विधान बनाया है, धर्म के जो ये मान्यताएं हैं ये विधान ने बनाया, विधान मतलब भाग्य से बना है, धर्म के भाग्य। तो ये आप ये नहीं भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा, आप ये नहीं भी बोल सकते हो, या पुण्य नहीं माने जाने लगा, तो आपकी इच्छा, तो आप इसे नहीं भी बोल सकते हो धर्म वैधानिक को। आप डायरेक्ट बोल देना कि सामाजिक और नैतिक मान्यताओं को पुण्य नहीं माना जाने लगा। इस तर्कवाद में इस तर्कवाद में ये जो तर्कवाद आया, लोगों में ये समझ आई, ये इसमें जो प्रमुख विद्वान, जो किन किन विद्वानों का हाथ था लोगों को ये समझ लाने में, क्योंकि कोई भी नई क्रांति आती है तो बुद्धिजीवी प्रश्न कुछ बुद्धिजीवी व्यक्तियों के कारण ही आती है। जैसे आज हमारे स्कूल में शिक्षक हमें पढ़ाते हैं तभी हमें समझ आता है कि हमें वो चीज़ करनी है या नहीं। उसी तरह यहाँ पर भी तर्कवाद, लोगों को जो तर्क करने की जो क्षमता आई, उन्हें सिखाने के लिए कुछ प्रमुख दार्शनिक, दार्शनिक मतलब विद्वान, कुछ प्रमुख दार्शनिक या विद्वान का योगदान था। उनमें से ये 3 प्रमुख हैं, और भी प्रमुख हैं। तो जैसे इन कुछ प्रमुख हैं, तो मॉन्टेस्क्यू, लॉक और वोल्टेयर, ये तीनों बहुत प्रमुख दार्शनिक थे, और इन्हें इसका नाम आप याद कर लीजिए, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू आधा क है ये। तो मॉन्टेस्क्यू, लॉक और वोल्टेयर, इनका योगदान था इस तर्कवाद में। अब हम समझेंगे फ्रांसीसी क्रांति द्वारा राजतंत्र का अंत और लोकतंत्र का आगमन होने लगा। तो आप यहाँ पर नहीं लिखकर, आप इस क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र का अंत किया, यहाँ नहीं लिखकर आप यहाँ छोड़ दे सकते हैं इस लाइन को, और आप ये लाइन कंटिन्यू कर सकते हो। तो आप इसे नहीं भी लिख सकते हो तब भी चलेगा, पहले लाइन को, इस क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र का अंत किया, आप इस लाइन को छोड़ भी सकते हो, सीधी शुरुआत कर सकते हो या क्रांति से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति द्वारा राजतंत्र का अंत और लोकतंत्र का आगमन होने लगा। राजतंत्र का अंत हो गया और लोकतंत्र का आगमन, यानी लोग अब चुनेंगे कि हमारा नेता कौन बनेगा, हमारा लीडर कौन बनेगा। तो लोकतंत्र का आगमन होने लगा फ्रांस में। पर इस राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत में, इस राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत में, ये जो परिवर्तन शुरू हुआ राजतंत्र से लोकतंत्र का, विद्वानों का ध्यान कहाँ पड़ा पता है? अच्छा, हम लोगों का ध्यान कहाँ पड़ेगा? अरे राजा से अब हम लोग चुन रहे हैं किसी नेता को, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो विद्वान होते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं कि क्या और कुछ भी हो सकता है। तो विद्वानों का ध्यान किधर पड़ा पता है? इस परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव पर। कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका 2 तरह का प्रभाव होता है, एक पॉजिटिव इफेक्ट और दूसरा नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट मतलब सकारात्मक प्रभाव, मतलब जिससे जो जो अच्छी चीज़ें होंगी। तो जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट, क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे अब लोगों पर कोई अत्याचार नहीं करेगा, राजतंत्र का अंत होने से कोई अत्याचार नहीं करेगा। अब उस पर
कोई मन चाहा कर्ज नहीं थोपेगा, जबरदस्ती काम नहीं करवाएगा, तो ये सब चीजें अब नहीं होगी। लेकिन लोकतंत्र के आगमन से, लोकतंत्र का आगमन, अब लोकतंत्र का आगमन के लिए कोई शुरुआत तो करेगा कि हाँ भाई कौन लीडर के लिए खड़ा होगा। कोई भी लीडर के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। वोटिंग करवाएगा तो अच्छे से करवाना होगा, लाइन लगवा कर। तो प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए कि हाँ कुछ बड़े अधिकारी आएंगे सामने, उसके बाद वो लोग सब व्यवस्था करेंगे, तब लोकतंत्र शुरू होगा। तो ये जो परिवर्तन हो, और ये सब करने में समय लगता है, तो इसीलिए इस परिवर्तन के ना दो प्रभाव तो देखा तुम, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। नकारात्मक क्या प्रभाव है? अगर ये व्यवस्था जो लोग के लिए व्यवस्था चाहिए कि हाँ लोगों से वोटिंग लो अच्छे से, उसके बाद वोटिंग को काउंट करो कि कौन जीता है, तो ये सब जो व्यवस्था है, अगर ये व्यवस्था मान लो सही से नहीं हुआ तो क्या होगा? सही नेता नहीं चुने जाएंगे, सही नेता नहीं चुना जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए ये सब जो नकारात्मक प्रभाव है, जैसे अराजकता, अराजकता मतलब अशांति और अव्यवस्था, व्यवस्था नहीं है तभी अच्छा नेता नहीं चुना गया, और जब अच्छा नेता नहीं चुना जाएगा तो अशांति फैलेगी, सही से काम कहीं नहीं होगा, सिर्फ धोखा होगा सब जगह से, अच्छे से लोगों को सेवा नहीं मिलेगा, तो बहुत तरीके से प्रॉब्लम होगा। तो ये सब नकारात्मक प्रभाव की ओर पड़ा विद्वानों का ध्यान। तो सोचो ये जो राजनीतिक परिवर्तन था, इसका शुरुआत तो हो गया था, लेकिन विद्वानों का ध्यान कहाँ पड़ा? इन नकारात्मक प्रभावों पर, जैसे अराजकता और अव्यवस्था, इसकी ओर पड़ा। अतः उन्होंने समाज में व्यवस्था, देखो उन्होंने, किन्होंने? विद्वानों ने समाज में व्यवस्था लाने के लिए, अब व्यवस्था तो लाना पड़ेगा ना, तो विद्वान क्या करेंगे? विद्वान सोचेंगे कौन से तरीके हैं नए, तो इन नए तरीकों को खोजने का प्रयास करने लगे, जो समाज शास्त्र की उत्पत्ति का पहला प्रयास था, यानी पहला कारण बना, ये पहला प्रयास था। तो अब देखो समाज में कोई भी नया व्यवस्था लाना है, तुमको कभी भी नया चीज करना होगा तो तुमको उसके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तुमको जैसे मान लो अभी इंजीनियरिंग में तुमको कोई चीज़ बनाना है, जैसे घड़ी है, एक घड़ी बनाना है आपको, तो आपको इंजीनियरिंग उसके उसमें क्या क्या लगेगा उसके बारे में अच्छे से पढ़ना हो तो कहाँ पढ़ोगे? आप इंजीनियरिंग में जाकर पढ़ोगे। उसी तरीके से आप मान लो चिकित्सक करना चाहते हो, आप कोई चीज़ नया दवा खोजने चाहते हो, तो आपको केमिकल चीज़ें पढ़नी होगी, केमिस्ट्री पढ़ना होगा। तो आपको कोई नया तरीका खोजना है सॉल्व करने का मैथ्स, तो आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो उसी तरीके से कोई भी, जैसे यहाँ पर जो समाज में अव्यवस्था या अराजकता फैलने वाली थी, अब इनको हटाना है और समाज में व्यवस्था लाना है, तो इसके लिए नए तरीके खोजने होंगे। और ये नए तरीके कैसे आएंगे? तो समाज शास्त्र को लाया गया। समझा समाज शास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने ज्ञानोदय काल, फ्रांसीसी क्रांति ज्ञान के उदय के साथ हुई शुरुआत, और उसने फ्रांसीसी क्रांति ने व्यक्ति को विवेकशील और आलोचनात्मक बना दिया। इसके कारण क्या हुआ? राजतंत्र का अंत और लोकतंत्र का आगमन हुआ। लेकिन ये जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ ना, इस राजनीतिक परिवर्तन के कारण क्या हुआ? विद्वानों का जो ध्यान है वो इसके नकारात्मक प्रभावों पर पड़ा, और ये जो नकारात्मक प्रभाव था ये अराजकता और अव्यवस्था था। तो समाज में व्यवस्था लाने के लिए कुछ नए तरीके खोजे जाने लगे। तो और इन्हीं नए तरीकों को खोजने के लिए, नए आधार को खोजने के लिए समाज शास्त्र की उत्पत्ति का यही पहला प्रयास बना। लेकिन अब दूसरा प्रयास क्या था? ये तो राजनीतिक परिवर्तन के कारण हम लोग समझे, इसके कारण अब दूसरा कारण जो है औद्योगिक क्रांति, ये जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति यह इंग्लैंड में लगभग 1760 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ, और इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़े परिवर्तन किए। समझ ही रहे हो, औद्योगिक क्रांति हुई, उसके पहले औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी कभी। उद्योग धंधे नहीं थे, कल कारखाने नहीं थे, लेकिन 1760 ईस्वी के आसपास इंग्लैंड में सबसे पहले कल कारखाना, मशीन वगैरह बनाया गया, और
उससे काम होने लगा। और इसके कारण क्या होगा देखो, अब तुम्हारे शहर में अगर एक कल कारखाना खुल जाता है तो जो लोग ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, छोटा मोटा दुकान कर रहे हैं, जिनका चलता नहीं, वो लोग क्या करेंगे, कल कारखाना में जाके काम करेंगे। तो सबका सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव आएगा। सामाजिक जीवन मतलब वो सुबह जाएंगे, रात को आ जाएंगे, 7 बजे काम करके लगातार वहीं रहेंगे। और आर्थिक जीवन मतलब थोड़ा अच्छे से पैसा कमाएंगे, हर समय महीना महीना पैसा मिलेगा, भूखे नहीं मरना होगा उन लोगों को। तो आर्थिक जीवन भी और सामाजिक जीवन दोनों तरीके से में बड़े परिवर्तन होंगे होंगे ना, औद्योगिक क्रांति कारण होगी। इसने अर्थव्यवस्था में उत्पादन की जो सामंतवादी प्रणाली है, या इस अर्थव्यवस्था ने, डायरेक्ट बोल सकता है आप, ऐसे आप भी लिख सकते हो, इस अर्थव्यवस्था ने ने क्या किया, इस यहाँ पर ने कर देना, ठीक है, ने कर दे, ने। इस अर्थव्यवस्था ने उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली को पूंजीवादी प्रणाली में बदल दिया। पहले सामंतवादी प्रणाली होता था, सामंतवादी समझते हो, जमींदार जैसा, वो जमींदार जैसे प्रणाली को क्या किया, पूंजीवादी प्रणाली में बदल दिया। अभी कोई जमींदार वगैरह नहीं, अभी जमींदार नहीं है। क्यों? जमींदार अभी कल कारखाने, तो कल कारखानों में मालिक होगा, और जो काम कर रहे हैं वो वर्कर्स, मजदूर वगैरह। तो जो मालिक होगा वो पूंजीपति है, इसीलिए पूंजीवादी। तो अब सामंतवादी, जो उत्पादन में जो सामंतवादी प्रणाली था, अब वो पूंजीवादी प्रणाली में बदल जाएगा। क्यों? पहले जमीन में खेत करने करने के लिए किसान आते थे, तो इसलिए सामंतवादी प्रणाली थी। अभी पूंजीवादी प्रणाली हो गई। क्यों? कल कारखानों के मालिकों के पास वर्कर्स जाएंगे काम करने के लिए, तो इसलिए पूंजीवादी प्रणाली शुरू हो गई। ये औद्योगिक क्रांति के कारण ये सब हो रहा है। इस क्रांति के कारण समाज जो है वो हाथ से बना हुआ वस्तु नहीं पहन छोड़कर मशीन के द्वारा जो बना हुआ वस्तु है उसका प्रयोग करने लगा। अर्थव्यवस्था में इस बदलाव के साथ साथ समाज में कई और बदलाव हुए। तो देखो, समाज में अभी क्या क्या बदलाव हुआ था, लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन में तो बड़ा बड़ा बदलाव हुआ है। पूंजीवादी प्रणाली भी आ गया, लोग हाथ से बना हुआ चीज तो छोड़ दिए और मशीन के द्वारा जो बना हुआ चीज है उसको प्रयोग करने लगे। ये तो अर्थव्यवस्था में बदलाव था। बदलाव और क्या क्या हुआ, समाज में और भी बदलाव हुआ। क्या क्या? जैसे बैंक, बीमा कंपनी। बैंक मतलब जान ही रहे हो, जो आपको लोन दे सके या आप जहाँ पैसा रख सको, तो बैंक। और बीमा कंपनी, जहाँ पर लाइफ रिस्क मतलब समझते हो, जैसे मान लो आपका या किसी का जल्दी अ, मौत हो जाता है तो वो पैसा जमा करता है, तो लाइफ इंश्योरेंस तो आप समझ ही रहे हो। तो बैंक और बीमा कंपनियों का विकास हुआ इसी औद्योगिक क्रांति के कारण। क्यों? कभी कभी बैंक के मालिकों को जरूरत पड़ती है पैसा की, तो पैसा वो लोग वहीं से लोन लेते हैं क्या। और जो वर्कर्स हैं उनको उनका पैसा बचा है तो वो क्या करेगा, वो पैसा उनको जाके देगा, सेव करेगा अपना सेविंग्स अकाउंट में। तो बैंक दो तरीके से काम करता है, वर्कर्स का पैसा लेता है यानी सेव करता है, उसको बचा जमा करके रखता है, और मालिकों को पैसा देता है लोन। और बीमा कंपनी कोई भी करा सकता है, जिसको भी अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाना है। तो बैंक और बीमा कंपनी दोनों के लिए काम करता है, अलग अलग तरीके से। तो इसी तरह से औद्योगिक क्रांति के कारण बैंक और बीमा कंपनियों का विकास हुआ। खुले और अब क्या होने लगा, खुला और रोशनी से भरा जो ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ पर अब लोग काम नहीं करते थे। अब वो धूल गंदगी में रह रहे थे वहाँ पर। तो ऐसे ही स्थिति थी, कल कारखाना की जगह था, उस समय तो उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। कल कारखाना में जो लोग काम करेंगे कैसे रहेंगे, धूल गंदगी में काम करना पड़ रहा था। उत्पादन तो बढ़ रहा था, नो डाउट, उत्पादन बहुत बढ़ रहा था, मशीन वगैरह आ गई थी। इसके कारण क्या हुआ, जो ग्राम गांव के लोग थे वो शहर की तरफ आकर्षित हुए, तो शहरी जनसंख्या बढ़ने लगी ना। और यह परिवर्तन समाज को दो वर्गों में पर पर यह जो परिवर्तन हो रहा था, तुम तो देख ही रहा, औद्योगिक क्रांति कितना बदलाव कर दिया। इसके कारण समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, पूंजीपति वर्ग और शोषित
श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग को शोषित क्यों कहा गया, बताओ। क्योंकि श्रमिक वर्ग होते हैं ना, उन पर शोषण होता है, ज्यादा काम करवाएगा, पैसा कम देगा, खुश नहीं रखेगा, डांटेगा। कौन? मालिक, मैनेजर। और श्रमिक वर्ग भी क्या करेंगे? हाँ भाई, खाने को और कुछ है नहीं, खेती बाड़ी भी छोड़कर आ गए, अब करना तो यही पड़ेगा, तो इसीलिए शोषित उनको कहा गया है। और पूंजीपति वर्ग, तो समाज दो वर्गों में बट गया, पूंजीपति वर्ग और शोषित वर्ग। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, अब यहाँ इतना परिवर्तन हो गया। पहले हम समझे थे सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, फ्रांस की क्रांति, और उसके दूसरा है आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तन क्या है? जो औद्योगिक क्रांति के कारण हुई। तो फ्रांस की क्रांति के कारण राजनीतिक परिवर्तन, और औद्योगिक क्रांति के कारण आर्थिक परिवर्तन, और इसमें का समाज पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, दो वर्गों में बट रहा है, देख रहा है सब लोग। रूढ़िवादी क्या सोचते थे? रूढ़िवादी भी एक विद्वान होते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो रूढ़िवादी जो विद्वान थे, वो इस बात से डरते थे कि जो ऐसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति जो चल रही है, भाई समाज दो वर्गों में पूरे पूरे बट रहा है, इससे अराजकता यानी अशांति और अव्यवस्था बढ़ सकती है। क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। अतः जो विद्वान है, ये क्या है? विद्वान जो है, वो विद्वान व्यापक, व्यापक मतलब बहुत बड़ा, और क्रांतिकारी परिवर्तनों से बहुत व्याकुल थे, बहुत व्याकुल थे। व्याकुल मतलब परेशान। तो विद्वान उस समय ही परेशान थे, क्यों? क्योंकि व्यवस्था लाना था सही ढंग से। लोकतंत्र में तो बदल गया है, राजतंत्र लोकतंत्र में तो बदल गया है, बदलने वाला है, लेकिन सही व्यवस्था आनी चाहिए। यहाँ पर भी वही केस, दो वर्गों में समाज बट रहा है, तो यहाँ पर भी व्यवस्था आनी चाहिए सही तरीके से, नहीं तो श्रमिक वर्ग फिर से शोषित होते रहेंगे। तो इन सब परिवर्तनों से जो थे ये विद्वान, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने क्या किया? बीते समय की शांति और स्थिरता की वकालत की। वकालत मतलब होता है, उन्होंने बात की कि अरे यार, उससे विद्वान लोग सोच रहे थे, अरे यार बीते समय वाला जो शांति और स्थिरता है वही तो सही था, वही सही था। क्यों ये सब हुआ? राजतंत्र से लोकतंत्र, भाई कम से कम लोग सुख शांति से तो जी रहे थे, अभी तो और ज्यादा खराब हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ समाज शास्त्र का लक्ष्य रूढ़िवादी विचारों जैसे सामंजस्य, स्थिरता और एकता से प्रभावित था, तो समाज शास्त्र का लक्ष्य क्या है? समाज में फिर से स्थिरता और एकता और सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है मेल। क्या होता है सामंजस्य का मतलब? मेल। ओके, सामंजस्य मतलब होता है मेल। तो समाज शास्त्र का लक्ष्य क्या है? मेल, स्थिरता और एकता लाना। लेकिन क्या हम बीते समय में जा सकते हैं? रूढ़िवादी यही सोचते हैं कि हम बीते समय में चले जाते तो वो अच्छा होता, या बीता समय वाला जो होता है वो अभी आ जाए। लेकिन दूसरी ओर समाज शास्त्र का जो पद्धति है, लक्ष्य ये है कि हमें मेल लाना है, स्थिरता लाना है, समाज में व्यवस्था लाना है। लेकिन दूसरी ओर जो समाज शास्त्र की पद्धतियां हैं या ज्ञान, ये जो पद्धतियां हैं ये क्या है? ज्ञानोदय के विचारकों से प्रभावित है। यानी ज्ञानोदय मतलब क्या? ज्ञान का जो उदय, मतलब समझ लो एक ये दूसरे विद्वान है, दो तरह के विद्वान है, एक रूढ़िवादी विद्वान और एक ज्ञानोदय का विद्वान। तो दो तरह के विद्वान है, रूढ़िवादी और ज्ञानोदय। तो दोनों विद्वानों, तो रूढ़िवादी का जो लक्ष्य है वो समाज शास्त्र का लक्ष्य है, और ज्ञानोदय का जो पद्धति है, ज्ञानोदय के जो विद्वान है, उनकी जो अपनी तरीके हैं वो तरीके समाज शास्त्र के हैं। तो क्या है देखो, ये ये जो विद्वान थे, ये विद्वान ज्ञानोदय के विद्वान जो थे, ये विद्वान इन्होंने महसूस किया कि कोई अतीत में वापस नहीं जा सकता,
परंतु एक नई वैज्ञानिक पद्धति के साथ एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। समझ में आया? यानी समाज शास्त्र का लक्ष्य मेल, स्थिरता और एकता है, पर इन स्थिरता, एकता और व्यवस्था को लाने के लिए कोई अतीत में वापस नहीं जा सकता, लेकिन एक नया वैज्ञानिक पद्धति के साथ एक नए तरीके से एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कोई अतीत में जा नहीं सकता, तो एक नए तरीके से हम समाज का निर्माण करते हैं। अतः सामाजिक विज्ञान अतः समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो समाज के विभिन्न समस्याओं से, जैसे वर्गवाद, श्रमिक असंतोष, अपराध आदि का अध्ययन करके उसके समाधान के लिए नए पद्धतियों का खोज करता है। समझ गया? तो समाजशास्त्र का लक्ष्य है कोई भी प्रॉब्लम है समाज में कोई भी समस्या है या समाज में कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो फिर से सब कुछ एक जैसा फिर से सब कुछ एक जैसे यानी स्थिरता, व्यवस्था, एकता, ये सब लाने के लिए, उसके समाधान के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए क्या-क्या नए तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो ये सब हम सब कुछ समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। यही समाजशास्त्र है। तो हम समझ गए इतना। इसके आज के लिए बस यहीं तक। इसे आप फिर से बार-बार देखिएगा और आपको और अच्छे से इन सब चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। और आपको ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ें आप लिखें। रूढ़िवादी विचार लिखने की आवश्यकता नहीं। आपको बस बनाने आना चाहिए। जहाँ समाजशास्त्र का लक्ष्य मेल, स्थिरता और एकता है, और इसे पाने के लिए इसे फिर से या जहाँ समाजशास्त्र, या डायरेक्ट लिख सकते हो आप। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का लक्ष्य मेल, स्थिरता और एकता या और व्यवस्था लाना है। कैसे लाना है? एक नए वैज्ञानिक पद्धति के साथ।